everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to study class 7th, History Chapter 1, Tracing Changes Through 1000 Years. क्लास 7th की जो हिस्ट्री है उसका आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। हम यहाँ पे आप चैप्टर का अगर नाम देख रहे हो तो आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम 1000 ईयर्स की बात कर रहे हैं, ओके कि हिस्ट्री में 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंज हुए हैं, हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 7th क्लास में मिडिएवल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होगी और हम लगभग रफली 1000 ईयर्स की जो है हिस्ट्री को पढ़ेंगे। कौन से 1000 ईयर्स? अप्रॉक्सीमेटली 700 टू सम 1750 AD। फाइन, तो रफली जो है इन 1000 ईयर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस 1000 ईयर्स में जो चेंजेस आए हिस्ट्री में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फाइन, चलिए ओवरव्यू क्या है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज थी, पहले क्या थी, चेंज क्या हुई, पहले हिस्टोरियन के सोर्सेज क्या थे जिससे वो हिस्ट्री को इंटरप्रेट करते थे, लिखते थे, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स कौन से एमर्ज हुए, रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आए और हिस्टोरिकल पीरियड्स और टाइम। तो इन सभी के बारे में आज हम इस लेक्चर में जो है बात करेंगे। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल देखो आप, हिंदुस्तान। फाइन, अगर इस वर्ड हिंदुस्तान को हम देखते हैं तो आज हम हिंदुस्तान से क्या समझते हैं कि हमारा मॉडर्न इंडिया, हमारा इंडिया, इंडिया को हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं। फाइन, ये तो क्लियर है ना कि टुडे हिंदुस्तान इज इक्विवेलेंट टू इंडिया। फाइन, लेकिन आज से 1000 साल पहले क्या हिंदुस्तान का मतलब इंडिया था? नहीं था। टुडे इट इज अ मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया। पहले क्या था? अलग अलग तरीके से इस वर्ड को इंटरप्रेट किया जाता था। तो आज हम हिंदुस्तान से क्या समझते हैं? दैट इट इज आवर इंडिया, मॉडर्न नेशन स्टेट। जो हमारा प्रेजेंट नेशन है वो हिंदुस्तान है। अब हम बात करें, ये तो है नई टर्मिनोलॉजी कि आज हिंदुस्तान इज इंडिया। ओल्ड टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century बाय मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज जो कि एक हिस्टोरियन हुए हैं, इन्होंने 13th century में, हम बात कर रहे हैं 13th century में, जो कि पर्शियन में लिखते थे। तो इनका मतलब क्या था हिंदुस्तान से? इनका मतलब ये था कि हिंदुस्तान जो उस टाइम पे है इज इक्वल टू पंजाब प्लस हरियाणा एंड प्लस लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो ये क्या है? ये एक ओल्ड टर्मिनोलॉजी है ना। फाइन, न्यू में क्या है? न्यू में क्या है कि हिंदुस्तान इज इक्वल टू इंडिया। ये है हमारा प्रेजेंट नोशन, न्यू। पुराना क्या था कि मिनहाज ए सिराज जो हिस्टोरियन हुए हैं, इन्होंने 13th century में ये वर्ड यूज़ किया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से उनका क्या मतलब था कि पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया और गंगा और यमुना जो रिवर्स हैं उनके बीच का एरिया। तो इतना सा ही एरिया जो है, इसी को उस टाइम पे मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान बोल दिया। तो ये क्या है? ओल्ड टर्मिनोलॉजी है। फाइन, he used the term in a political sense
for lands that were part of the dominions of Delhi Sultan. ये किसने किया? अगर हम देखें कि मिन्हाज की जब हम बात करें तो उन्होंने हिंदुस्तान का जो नाम लिया वो मतलब पंजाब, हरियाणा एंड जो गंगा यमुना के बीच लैंड है वो वाला पोर्शन। और जो ये है दिल्ली सल्तनत, इसका मतलब क्या है कि बाबर जब आए थे अर्ली 16th सेंचुरी, फाइन, अर्ली 16th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो इस सेंचुरी में हमने जो ये टर्म यूज़ किया, मिन्हाज ने जो टर्म यूज़ किया ये दिल्ली सुल्तान वाला पोर्शन था। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। हिंदुस्तान अगर हम देखें तो न्यू टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये इंडिया है, ओल्ड टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हिंदुस्तान क्या है? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना की लैंड, फाइन। लेकिन इस पोर्शन में कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था, फाइन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो वर्ड है उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। अर्ली 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि बाबर ने यूज किया हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बाबर, हमें पता है कि जब बाबर ने आकर मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी थी तो बाबर इंडिया में आए थे एंड बाय द अर्ली 16th सेंचुरी सम 1526 के अराउंड क्या हुआ था कि जब बाबर ने वर्ड हिंदुस्तान यूज़ किया तो उनका क्या मतलब था कि वहाँ की जियोग्राफी, वहाँ का फौना और जो कल्चर है वहाँ के लोगों का, तो इस सब को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज़ हुआ हिंदुस्तान, फाइन। तो यहाँ भी हमने कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था उस टाइम पे। तो ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने कैसे इंटरप्रेट किया है हिंदुस्तान को। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. इसका क्या मतलब है कि जो हमारा प्रेजेंट डे इंडिया है, जो आज हमारे देश में जो पॉलिटिकल और जो नेशनल मीनिंग एसोसिएटेड है इंडिया से, वो उस टाइम पे ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन ऑल दो जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो लगभग आज प्रेजेंट डे से हम हल्का इक्वेट कर सकते हैं। कल्चरल एंटिटी भी लगभग सेम ही थी, लेकिन पॉलिटिकल जो सेंस है और जो नेशनल मीनिंग जो आज हम इंडिया के लिए फील करते हैं, ऐसा उस टाइम पे इंडिया के लिए नहीं फील होता था, राइट। Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. Foreigner क्या है? फॉरेनर वो इंसान जो कि इंडियन नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, बट वो इंडिया के लिए क्या है? फॉरेनर है, वो इंसान जो कि इंडियन नहीं है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि फॉरेनर का मतलब इंडिया से नहीं था, क्योंकि प्रेजेंट डे इंडिया तो था ही नहीं उस टाइम पे। उस टाइम फॉरेनर का क्या मतलब था? उस टाइम फॉरेनर का मतलब था कि स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। जैसे हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं ना, अजनबी, पर्शियन में अजनबी है, सॉरी, हिंदी में परदेसी। तो एक ऐसा स्ट्रेंजर जो कि उस गांव का पार्ट नहीं है, उस सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उस कल्चर का पार्ट नहीं है,
उसको हमने फॉरेनर बोला उस टाइम पे। आज हमारे लिए फॉरेनर कौन है? जो इंडियन नहीं है। उस टाइम पे फॉरेनर कौन था? गांव में कोई ऐसा स्ट्रेंजर जो उस गांव के सोसाइटी एंड कल्चर का पार्ट नहीं था, तो उसको हमने फॉरेनर बोला। तो इस तरीके से हम क्या है, टर्मिनोलॉजीज बताते हैं कि नई एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में क्या डिफरेंस है। कोई सिटी ड्वेलर जो है, फॉरेस्ट, अगर कोई फॉरेस्ट ट्रैवल पर्सन अगर किसी सिटी में आया तो सिटी वालों के लिए वो फॉरेनर हो गया, क्योंकि वो उनकी सोसाइटी एंड कल्चर से मैच नहीं हो रहा है। लेकिन दो अगर फार्मर हैं जो कि एक ही विलेज में रह रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं हुए, क्योंकि वो सेम विलेज में रह रहे हैं, चाहे वो अलग अलग रिलीजन्स के या कास्ट के पर्सन्स हों। तो दो पर्सन अगर एक विलेज में रह रहे हैं सपोज, तो वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर नहीं है। बट अगर मान लो ये सिटी में अगर कोई फॉरेस्ट का बंदा आता है, फॉरेस्ट का पर्सन आता है, तो वो सिटी वालों के लिए स्ट्रेंजर है, मतलब कि वो फॉरेनर है। फाइन। तो नेक्स्ट है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस जो थे वो क्या क्या सोर्स यूज करते थे हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरियंस जो हैं अलग अलग टाइप के सोर्सेज यूज करते थे ताकि वो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम का जो पास्ट था उसके बारे में वो स्टडी कर पाए। वो कॉइन्स पे रिलाय करते थे, इंस्क्रिप्शंस पे रिलाय करते थे, आर्किटेक्चर पे रिलाय करते थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पे रिलाय करते थे इंफॉर्मेशन के लिए। अगर उन्हें कोई कॉइन्स मिले उस टाइम के, इंस्क्रिप्शन किसी ने लिखवाए हो, किसी का आर्किटेक्चर बनवाया हो उस टाइम पे, तो इन सभी पे वो रिलाय करते थे ताकि उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। ये कैसे? द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. इस टाइम पे क्या हुआ कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे, जो टेक्स्ट जो लिखे गए थे, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो बाकी इंफॉर्मेशन के सोर्स थे वो डिस्प्लेस हो गए। जैसे पहले वो इन चीज़ों पे रिलाय करते थे, तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड इतने बढ़ गए तो ये डिसकंटिन्यूटी आ गई। Fine. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. यही रीज़न था कि टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंक्रीज हुए ड्रामेटिकली। क्यों इंक्रीज हुए? क्योंकि पेपर जो है वो चीप हो गया, काफ़ी सस्ता और बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लगा, तो लोग लिखने ज़्यादा लगे। लिखने लगे मतलब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ गए। फाइन। People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records and for registers of accounts and taxes. इसका क्या मतलब है कि पेपर वाइडली अवेलेबल हुआ, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़े, तो वो क्या क्या लिखते थे? वो टेक्स्ट लिखते थे, होली टेक्स्ट, कुछ होली जो सपोज किसी रिलीजन स्पेसिफिक टेक्स्ट हुआ वो लिखते थे। क्रॉनिकल्स क्या है? कोई इवेंट्स जो हुए किसी रूलर के टाइम पे उसका अकाउंट लिख दिया उन्होंने। लेटर्स लिख दिए, जो सेंट्स होते थे उनकी टीचिंग्स को लिखते थे। जुडिशियल रिकॉर्ड्स को वो मतलब टेक्स्ट में लिखते थे, और अकाउंट्स एंड टैक्सेस के रिकॉर्ड्स भी लिखते थे। तो ये सभी क्या है? ये क्या है? टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है ये। Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. Archives क्या होता है? Archives एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि पुराने manuscripts, जो documents, जो letters हैं वो store किए जाते थे।
तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो रूलर्स, जो वेल्दी, जो रिच लोग थे वो कलेक्ट करते थे एंड उनको लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स में रख देते थे. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स उस टाइम पे लिखी गई, जिनको लाइब्रेरी में रखा गया या आर्काइव्स में रखा गया, वो इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते थे लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट था यूज़ करने में. जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें कि मान लो आपने कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा और कोई दूसरा उसको कॉपी कर रहा है, तो उसने एक दो गलतियाँ इधर उधर कर दी तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. अब मान लो उससे किसी और ने कॉपी किया तो उसने फिर से इधर उधर कर दिया लाइंस को, तो फिर से मीनिंग चेंज हुआ. तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि जो फाइनल हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिला उसमें जो ओरिजिनल मीनिंग था वो कहीं हल्का फुल्का लॉस्ट हो गया. तो इस तरह से वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी थे यूज़ करने के लिए. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. यही जो मैंने आपको अभी बताया कि जो कॉपी कर लेते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, फिर उसमें थोड़े इधर उधर चेंजेस आ गए, फिर एक से दूसरे ने कॉपी किया, दूसरे से तीसरे ने किया, तो इस तरह वो चेंजेस होते होते मीनिंग ही चेंज कर देते थे. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उस टाइम पे. फाइन, तो मैनुअली हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे. We rarely find original manuscripts of the author today. हमें ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो मिलते ही नहीं है क्योंकि जो इतना कॉपी हो गया उसका मीनिंग ही चेंज हो गया है. फाइन. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. हिस्टोरियंस ने क्या किया कि एक ही ऑथर ने जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे हैं उसके बहुत सारे वर्जन्स पढ़ के उसके बाद वो अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है, तो उस हिसाब से वो इंटरप्रेट करते थे. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. 14th सेंचुरी में जो हिस्टोरियन हुए हैं जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने अपना पहला जो हिस्टोरिकल अकाउंट था वो 1356 में लिखा और दूसरा लिखा 2 साल बाद 1358 में. लेकिन हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, लेकिन हिस्टोरियंस को पहला वाला वर्जन मिला ही नहीं 1960s तक, तो उन्होंने जो इंटरप्रेट किया सेकंड के हिसाब से ही इंटरप्रेट किया. जैसे आप ये देख सकते हो कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग है, पर्शियन एंड अरेबिक. तो अगर हम देखें कि नास्टालिक स्टाइल है, ये थोड़ी कर्सिव है, और ऐसे ही जो है उनकी अलग अलग हैंड राइटिंग्स होती थी जिनको कि इंटरप्रेट करना भी मुश्किल हो जाता था. New social and political groups. The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over this period. हम यहाँ पे जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो लगभग 700 से 1750 की बात कर रहे हैं. तो इस टाइम पे हिस्टोरियंस के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था. वो क्यों था? क्योंकि इतने ज़्यादा जो चेंजेस हुए हैं सोशली एंड पॉलिटिकली भी कि उनको इंटरप्रेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई हैं. तो इसलिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving and firearms in combat. बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुई हैं इसी पीरियड में 700 to 1750 के बीच में. जैसे पर्शियन व्हील आया इरिगेशन में, जैसे कि स्पिनिंग व्हील आया वीविंग में, फायर आर्म्स आए कॉम्बैट में, और कुछ नए टाइप के फूड्स एंड बेवरेजेस भी आए जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी. तो ये सब क्या हुआ, ये इसी टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, से पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी.
अब आप सोचिए एक बात कि सडनली ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक रात आई और सबने इकट्ठे एक साथ चाय पीना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम जो गैप लगा है, तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में ये चीज़ें हुई हैं, जिससे ये इन्वेंशंस हुए, नए फूड एंड बेवरेजेस आए मार्केट में। तो सडनली कुछ नहीं आया, ये टाइम लेकर के ये चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought their ideas with them. जब ये inventions आई तो इनके साथ लोग भी आए, लोग आए तो उनके साथ ideas भी आए। This was a period of economic, political, social and cultural changes. ये जो पीरियड, ये जो 1000 years का जो पीरियड है, इसमें इकोनॉमिक चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, सोशल जो सोसाइटी थी उसमें चेंजेस हुए एंड कल्चर में भी चेंजेस हुए। इसलिए हमने बोला कि हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है इंटरप्रेट करना। फाइन। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड अलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लो कि कोई रूरल एरिया में रह रहा है, उसको गांव जाना है, कि उसको मान लो गांव से शहर जाना है अच्छी नौकरी की तलाश में। तो ऐसा ही उस टाइम होता था कि किसी अपॉर्चुनिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते थे, तो मोबिलिटी ज़्यादा थी कि लोग ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं। पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत्स, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम Rajputra, the son of a ruler. Raj plus Putra is, तो एक प्रोमिनेंट जो उस टाइम इम्पॉर्टेंट पीरियड था वो किनका था? राजपूत्स का था ये पीरियड। ये नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? राजपुत्र, राजा का बेटा, द सन ऑफ अ रूलर। तो इसलिए हमने ये नाम डिराइव किया राजपूत। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. राजपूत जो वर्ड यूज़ किया गया वो सिर्फ रूलर, राजा या उसके बेटे या जो चीफ थे उनके लिए नहीं, बल्कि जो सोल्जर्स थे, जो कमांडर्स थे, जो कि आर्मी को सर्व कर रहे थे, तो उन सभी के लिए कंबाइंड वर्ड जो है यूज किया गया। Throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. हुआ क्या कि इस पीरियड में जो जंगल थे वो धीरे धीरे खाली करवाने लगे। ओके, जंगल पेड़ों को काटकर जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हुआ उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर करने लगे, फॉरेस्ट क्लियर होने लगे, एग्रीकल्चर जो है बढ़ने लगा धीरे धीरे, और हैबिटाट में चेंजेस आए। जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे उनको माइग्रेट होना पड़ा क्योंकि उनका हैबिटाट उनसे छिन गया। कुछ और जो थे वो फार्मर्स बन गए। तो इस तरह क्या हुआ? माइग्रेशन भी काफ़ी हो रहा था उस टाइम पे। Region and empires. Large states like those of Cholas, Tughlaqs और Mughals encompassed many regions. जो जैसे एग्जाम्पल चोलास, तुगलक्स, मुगल्स जो हुए, इनके अंडर काफ़ी बड़ी टेरिटरी आती थी। जैसे कि ये मैप है, आप देख सकते हो, इसमें ये प्लेसेस के नाम लिखे हैं। अगर हम ये देखें 10th पे जो है दिल्ली है, तो इसके आसपास का रीजन, ये सारा रीजन जो है एक बहुत बड़े एम्पायर का हिस्सा था। तो इसलिए काफ़ी बड़े बड़े किंगडम्स भी हुए। इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस क्लास की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 to 87 की बात है ये, explained that he was the ruler of a vast empire. प्रशस्ति क्या होती है? एक संस्कृत वर्ड है कि किसी की तारीफ में कुछ लिखा जाए। तो ये संस्कृत प्रशस्ति जो है
दिल्ली के सुल्तान जो गियासुद्दीन बलबन थे उनको प्रेज करने के लिए ये प्रशस्ति लिखी गई थी। और इसमें लिखा क्या गया था कि ये एक रूलर है जो कि बहुत बड़े एम्पायर के रूलर हैं, जो कि स्ट्रेच करता है बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया। मतलब कि ये प्रशस्ति क्या कहना चाह रही है कि गियासुद्दीन बलबन जो रूलर है बहुत बड़े एम्पायर के रूलर थे, जो ईस्ट में बंगाल तक, अफगानिस्तान तक एक्सटेंड कर रहा है और साउथ इंडिया तक एक्सटेंड कर रहा है। तो ऐसे ऐसे जो है प्रशस्ति लिखी जाती थी राजा के प्रेज में, राजा की तारीफ करने के लिए प्रशस्ति लिखी जाती थी। लेकिन हिस्टोरियंस इसको थोड़ा एग्जिजरेटेड मानते हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ प्रेजिंग के लिए लिखते थे। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गॉड, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जो है इसकी आर्मी के आगे भाग गए, सब दुम दबाकर भाग गए। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristic। तो ऐसे ऐसे जो है प्रशस्ति लिखी जाती थी राजा की तारीफ में। 700 ईयर में क्या हुआ कि बहुत सारे जो है रीजन्स एमर्ज हुए जिनकी अलग अलग ज्योग्राफिकल डायमेंशंस थे और अपनी अलग भाषाएं थी, अपना अलग कल्चर था। तो ऐसे रीजन्स जो है एमर्ज होने लगे। Occasionally dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional। इसका क्या मतलब है कि बहुत बड़े बड़े जो किंगडम्स हुए हैं जैसे चोलास, खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स इन सभी ने एक बहुत ही पैन रीजनल, बहुत ही जो बड़ा एम्पायर जो है क्रिएट किया, जिसका एरिया वाइज एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा था। बहुत सारे रीजन्स जो हैं इनके एम्पायर में इंक्लूडेड थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे रीजन्स जो उस टाइम जो राजा थे वो सारे सक्सेसफुल थे, ऐसा नहीं था। सारे के सारे एम्पायर जो हैं वो स्टेबल नहीं थे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in the religious traditions। हम जो हिस्ट्री इस क्लास में पढ़ेंगे 1000 years की, उसमें रिलीजन में भी काफ़ी चेंजेस आए। हम जो अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं ये ओवरव्यू है कि हम आगे हिस्ट्री को कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि रिलीजन में काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज अ कलेक्टिव। इसका क्या मतलब है कि लोग जो डिवाइन शक्तियाँ हैं, जो हमारे जो भगवान हैं, जैसे बाकी रिलीजन्स में जो फॉलो करते हैं, तो वो उनका बिलीफ बहुत ज़्यादा था, उनको विश्वास था उस डिवाइन पे, लेकिन ये एक कलेक्टिव विश्वास था, इंडिविजुअल बिलीव्स नहीं थे, कलेक्टिव, एक कम्युनिटी एट अ होल, कम्युनिटी एट अ लार्ज। तो ये जो बिलीफ था ये कलेक्टिव था, इंडिविजुअल बिलीफ नहीं था। Important changes occurred in what we call Hindustan today. These include the worship of new deities, construction of temples by royalty and growing importance of Brahmanas, the priest। इसका क्या मतलब है कि उस टाइम पे क्या हुआ कि रिलीजन में जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, कुछ नए भगवान को पूजे जाने लगे, अलग अलग न्यू डीटीज़ की वर्शिप स्टार्ट हुई, मंदिर को बनाया गया, कंस्ट्रक्शंस हुए, मंदिरों को बनाया गया, राजाओं ने बनाया, और ब्राह्मणा जो सेक्शन है, जो ब्राह्मण्स होते हैं, उनकी काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन हो गई इस पीरियड में। फाइन, वो एक डोमिनेंट ग्रुप, जो पुजारी हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, वो एक काफ़ी डोमिनेंट ग्रुप बन गए थे इस सोसाइटी में। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of भक्ति। इस पीरियड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया एमर्ज होके आता है जो कि है भक्ति। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्राह्मण्स की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी। इसका मतलब ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे, पुजारी डोमिनेट करते थे।
भक्ति मूवमेंट क्या कहता है कि मान लो कि आपको भगवान से कनेक्ट होना है तो आपको बीच में किसी ब्राह्मण या पुजारी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। पहले जब ब्राह्मण्स की डोमिनेंट पोजीशन थी, इसका मतलब ये है कि आपको कोई ब्राह्मण या पुजारी जो है वो भगवान से कनेक्ट करवाएगा, लेकिन भक्ति मूवमेंट में आप डायरेक्टली अपने भगवान से कनेक्ट कर सकते हो, आपको किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था भक्ति का, ऑफ अ लविंग पर्सनल डीटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स। कि भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने, बहुत ज़्यादा कोई सैक्रिफाइसेस नहीं करने, आपको किसी ब्राह्मण के पास नहीं जाना, आपको किसी पुजारी के पास नहीं जाना, लेकिन आप डायरेक्टली अपने भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था भक्ति मूवमेंट जो इस एरा में काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। कुछ नए रिलीजन्स भी जो है इस सब कॉन्टिनेंट में आए। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया। जो कुरान की जो टीचिंग्स हैं वो जो माइग्रेंट्स थे, जो मर्चेंट्स थे, जो इंडिया में आए, वो अपने साथ कुरान की टीचिंग्स भी लेकर आए 7th सेंचुरी में। तो 7th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंडिया में इंट्रोडक्शन होता है इस्लाम का। इस्लाम जो रिलीजन है इंडिया में कौन लेके आया? मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स। तो ये जब इंडिया आए माइग्रेट करते हुए या ट्रेड की तलाश में, तो ये कुरान की टीचिंग्स को इंडिया में लेकर आए। तो इसलिए हमने कहा कि कुछ नए रिलीजन्स भी एमर्ज हुए इस पीरियड में। इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। जैसे हिंदुइज़्म को, हिंदू जो है अपने भगवान को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, हिंदुइज़्म जो रिलीजन है उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ऐसे ही जो है बहुत सारे तरीक़ों में इस्लाम को भी इंटरप्रेट किया गया। कैसे? जैसे एक सेक्ट था शिया मुस्लिम्स का। शिया मुस्लिम्स जो एक कैटेगरी थी वो ये बिलीव करते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके जो सन इन लॉ हैं अली, वो ही जो है हमारे लीडर हैं किसके? मुस्लिम कम्युनिटी के। तो शिया मुस्लिम्स किसको मानते थे? जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ हैं अली, वो शिया मुस्लिम्स मानते थे कि अली हमारे लीडर हैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के थे। दूसरी तरफ थे सुन्नी मुस्लिम्स। सुन्नी मुस्लिम्स एक्सेप्ट करते थे खलीफास की अथॉरिटी को। तो शिया ने क्या माना? शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स, फाइन। तो शिया मुस्लिम्स ने माना कि अली इज़ आर लेजिटिमेट लीडर। सुन्नीज ने किसको माना? खलीफास को। तो ये अलग अलग तरीके में जो है इस्लाम को इंटरप्रेट किया गया। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्टोरियंस जो है टाइम को ऐसे नहीं देखते कि आज एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, साल निकल गया, कैलेंडर निकल गया, ऐसे नहीं देखते हिस्टोरियंस। हिस्टोरियन जो है टाइम को देखते हैं कि क्या चेंजेस आए सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, कि चेंजेस क्या क्या आए ओवर द टाइम पीरियड। तो उसको जो है हिस्टोरियन एज टाइम के रूप में देखते हैं कि क्या बिलीव्स उस टाइम थे, क्या चेंजेस आए। जैसे हमने रिलीजन में चेंजेस देखे, नए पॉलिटिकल सोशल ग्रुप्स देखे, तो ऐसे ओवर द टाइम पीरियड क्या क्या चेंजेस आए। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. इन्होंने बोला कि middle of 19th century, 19th century मिड में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि इंडिया की हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में होगी। कौन से 3 पार्ट्स? पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। अब आप ये चीज़ तो देख सकते हो कि यहाँ रिलीजन के हिसाब से हिस्ट्री को क्लासिफाई किया। रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर माना उन्होंने, और ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो हिस्ट्री है इंडिया की वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और बाकी उन्होंने किसी
जो हमारी डाइवर्सिटी है या किसी भी फीचर को अकोमोडेट नहीं किया। सिर्फ रिलीजन के आधार पे उन्होंने बोला कि इंडिया की हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट religion is an important parameter, was the only important historical change। उनके हिसाब से सिर्फ रिलीजन ही ऐसा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था जो कि चेंज हुआ और रिलीजन के बेसिस पे ही हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। तो ऐसा उनका मानना था, उन्होंने ऐसा डिवीजन बनाया। तो इस डिवीजन में हमारी जो रिच डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री की, उसको भी ध्यान में नहीं लिया गया। सिर्फ रिलीजन के आधार पे उन्होंने डिवीजन कर दिए हिस्ट्री के। हिस्ट्रीज जो हम आगे बढ़ेंगे, जो इस साल हम पढ़ेंगे, वो मिडिएवल हिस्ट्री है। मिडिएवल हिस्ट्री का मतलब कि एंशियंट हमने जो लास्ट ईयर पढ़ी थी, मिडिएवल। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जब जहाँ से ब्रिटिशर्स आना शुरू होते हैं, उनका कॉन्क्वेस्ट होता है, वो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो उस टाइम क्या हुआ कि जैसे हिंदुइज्म में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए, इस्लाम में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो ये जो 1000 साल की इंडियन हिस्ट्री है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हर एस्पेक्ट में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिर्फ रिलीजन के आधार पे हमारी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। द मिडिएवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद मॉडर्न पीरियड। अब ये देखिए, मॉडर्निटी जो है, सबसे पहले जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, उसकी बात करते हैं। मॉडर्निटी आई थी वर्ल्ड में, तो इस हिसाब से काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग है। ये जो 1000 साल थे, तो इस सोसाइटीज़ जो है इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हर तरीके के चेंजेस आए। रिलीजन जो है काफ़ी प्रॉस्परस हुआ, इकोनॉमीज प्रॉस्परस हुई, और इतनी प्रॉस्पेरिटी ही एक रीज़न थी कि यूरोपियंस जो हैं हमारे कंट्री में ट्रेड करने के लिए आए। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हमारे कंट्री में ट्रेड करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री था वो इतना प्रॉस्परस एंड इतना रिच डाइवर्स कंट्री था। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, ये फर्स्ट लेक्चर था। इसमें हमने देखा कि 1000 साल जो हिस्ट्री के हैं 700 टू 1750, उसमें काफ़ी तरह के चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, बड़े बड़े एम्पायर्स भी थे, उनके रूल्स भी थे। हिस्टोरियंस जो हैं वो किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं हिस्ट्री को, उनके क्या सोर्सेज थे। एंड उसके बाद हमने देखा कि रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आए। ये सारा जो है ये मिडिएवल एरा की हम बात कर रहे हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम मिडिएवल एरा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।